बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कस करेंगे हीप को। जी, तलाश करेंगे इसका आंसर। व्हाट इज हीप? जी, बाइनरी ट्रीज में हमारे पास क्लासिफिकेशन है। फुल बाइनरी ट्री होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। तो फुल बाइनरी ट्री हमारे पास क्या होता है? अ बाइनरी ट्री इन विच ईच नोड इज आइदर अ लीफ और हैज एग्जैक्टली अ डिग्री ऑफ 2। हमारे पास यहाँ पर या तो हर नोड एक लीफ होती है, या फिर वो एक ऐसी नोड होती है जिसके दो चिल्ड्रन होते हैं। तो उसको हम कहते हैं फुल बाइनरी ट्री, यानी हर एक के जो है दो चिल्ड्रन। कंप्लीट बाइनरी ट्री वो होता है इन विच ऑल लीव्स आर ऑन द सेम लेवल। लीव्स जो होती हैं हमारे पास, वो सेम लेवल पे होती हैं, और इंटरनल जितनी भी नोड्स होती हैं उसके टू चिल्ड्रन होते हैं। तो फुल बाइनरी ट्री में हमारे पास लीव्स मुख्तलिफ लेवल पे हो सकती है, लेकिन कंप्लीट बाइनरी ट्री में जो लीव्स हैं वो हमारे पास सेम लेवल पर होती हैं। ये हीप्ड इज अ नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री की किस्म है विद द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज, और इसमें दो प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी हीप में। सबसे पहले स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी, ऑल लेवल्स आर फुल एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट वन विच इज फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसमें तमाम लेवल्स जो है वो फुल होते हैं, और जो लास्ट लेवल है वो जो फुल होना शुरू होता है तो वो लेफ्ट से राइट की तरफ होता है। सेकंड चीज है ऑर्डर प्रॉपर्टी। फॉर एनी नोड एक्स, द पेरेंट ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू एक्स। जो पेरेंट होगा वो अपने चिल्ड्रन के मुकाबले में ग्रेटर होगा। अगर हम मैक्स हीप की बात कर रहे हैं, वैसे तो मिन हीप भी होता है, आगे हम टाइप्स देखेंगे। तो फ्रॉम द हीप प्रॉपर्टी इट फॉलोज दैट द रूट इज द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द हीप। तो ये जो रूट है ना, इसके जो चिल्ड्रन है वो इससे छोटे हैं, और हर नोड के फिर चिल्ड्रन उससे छोटे हैं। तो इसका मतलब है कि जो रूट है वो सबसे हाईएस्ट एलिमेंट होगा हीप का। अच्छा, ये जो हम कहते हैं कि नियरली कंप्लीट है, तो कंप्लीट में तो हमने देखा था कि जिसमें लीव्स जो होती हैं वो तमाम एक ही लेवल पे होती हैं, और इंटरनल जो नोड्स होती हैं उन सबकी डिग्री जो है वो कंप्लीट होती है कि उनके दो चिल्ड्रन हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या सिलसिला है कि अगर आप इसको कंप्लीट बाइनरी ट्री के तौर पे अगर विजुअलाइज करना चाहें हीप को, तो फिर ये होगा कि आप इस तरह से देखेंगे कि इसके जो जहाँ पर लीव्स नहीं हैं, अभी इनकम्प्लीट है यानी यहाँ तक फिल हुआ है, तो वहां पर आप नील नोड्स तस्वुर कर लेंगे कि उनके जो पॉइंटर्स हैं उसमें हमारे पास नल वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है। द बुक कॉल्स देम नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्रीज। वी कैन थिंक ऑफ हीप एज अनफिल्ड स्लॉट्स एज नल पॉइंटर। जो अनफिल्ड है ना, तो ये नल पॉइंटर तस्वुर करेंगे तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री ही है, जिसमें कि हमारे पास लीव्स तमाम एक ही लेवल पर मौजूद हैं। ठीक है ना, ये तमाम जो है ना, ये सब एक ही लेवल पे हैं लीव्स। ऐसा नहीं कि कुछ लीव्स पहले हैं कुछ लीव्स फिर यहाँ पर हैं। तो ये लीव्स जो है सारी एक ही लेवल पर है, क्योंकि हमने इनको भी तस्वुर कर लिया कि इनके पास चिल्ड्रन हैं, लेकिन अभी क्योंकि इसमें एक्चुअल डाटा नहीं है तो ये नल पॉइंटर्स। अब इसको आप बताइए कि ये हीप है या नहीं। तो ये बताने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो दोनों प्रॉपर्टीज है, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी और ऑर्डर प्रॉपर्टी, वो फॉलो हो रही है यहाँ पे या नहीं हो रही। तो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है कि एक लेवल फुल होने के बाद फिर आप दूसरे लेवल पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ अभी ये लेवल तो फुल हुआ नहीं है, और हम इस लेवल पे आके डाटा रखना शुरू हो गए। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी तो यहाँ वायलेट हो रही है, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही। पहले ये चिल्ड्रन पूरे होने चाहिए थे, फिर इसके चिल्ड्रन पूरे होते, क्योंकि वहां पे था ना लेफ्ट टू राइट हमें चलना है। ऑल लेवल्स आर फुल एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट वन विच इज फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर हम ये लेवल फुल हुआ नहीं है कि अभी हम इधर आ गए, और वो भी लेफ्ट टू राइट नहीं, यहाँ पहले फिल होते हैं फिर इधर आते हैं। अच्छा, ऑर्डर प्रॉपर्टी के हवाले से ठीक है कि इन दोनों का ये जो पेरेंट है ये इनसे ग्रेटर है, इन दोनों का पेरेंट ये ग्रेटर है, और ये जो है इसके मुकाबले में ग्रेटर है, और रूट जो है वो इनसे ग्रेटर है। तो ये ऑर्डर प्रॉपर्टी तो यहाँ पे फॉलो हो रही है, लेकिन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही। अच्छा, अब हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे हाइट ऑफ अ नोड के हिसाब से लेवल ऑफ अ नोड क्या होता है, हाइट ऑफ अ ट्री क्या होता है। तो हाइट ऑफ अ नोड, द नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट सिंपल पाथ फ्रॉम द नोड डाउन टू अ लीफ। तो यहाँ पर हमें लॉन्गेस्ट पाथ में देखना होगा अगर हमें हाइट डिटरमिन करनी है किसी नोड की। मिसाल के तौर पे ये नोड है, इसकी हाइट हमें डिटरमिन करनी है, तो हमें एक बात तो ये कि नंबर ऑफ एजेस काउंट करनी होगी, और वो कहाँ से काउंट करनी है? उस नोड से लीफ तक लॉन्गेस्ट पाथ में। तो यहाँ से जो है ना हमारे पास एक पाथ तो ये आ रहा है, लेकिन ये लॉन्गेस्ट नहीं है।
क्योंकि इसके मुकाबले में एक ही लॉन्गेस्ट पाथ ये है और एक ये है। तो यहाँ पर आपके पास दो एजेस हैं। तो यहाँ अगर इस नोड की मैं जहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ, नोड जिसकी वैल्यू 1 है, तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि वहां से लॉन्गेस्ट पाथ पे जो हम लीफ पे जा रहे हैं तो वहां पे दो एजेस आ रही है। इसके अलावा लेवल ऑफ अ नोड, द लेंथ ऑफ ए पाथ फ्रॉम द रूट टू द नोड। तो लेवल हमेशा रूट से नोड तक का काउंट होता है, और हाइट जो होती है वो आपके पास उस नोड से लेके लीफ तक जो है ना एजेस को गिनते हैं। तो इसमें भी हाँ, आपके पास एजेस ही को गिनेंगे, क्योंकि जब हम लेंथ ऑफ अ पाथ कहते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एजेस ही मुराद होती हैं। तो लेंथ ऑफ अ पाथ फ्रॉम द रूट टू द नोड। अब अगर मैं सपोज करें कि ये नोड है, इसका लेवल डिटरमिन करना चाहता हूँ, ये देखूंगा कि रूट से लेके इस नोड तक कितने एजेस हैं। तो ये हो जाएगा 1 और ये 2। तो इसका लेवल जो है ना, इस नोड का लेवल हो जाएगा 2। ठीक है। और हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, जो हाइट ऑफ द रूट नोड होगी, यानी रूट नोड से हमें लॉन्गेस्ट पाथ देखना होगा और उस पे नंबर ऑफ एजेस को काउंट करना होगा। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट पाथ ये है, या फिर आप इसको कह लें। तो इसमें आपके पास आ गई 3 एजेस। ये एजेस हैं, ये नोड्स हैं, ये नोड्स हैं, ये एजेस हैं। तो 3 एजेस आ गई इस पाथ पे। तो इस ट्री की हाइट क्या हो गई, 3। हाइट ऑफ द रूट या हाइट ऑफ द ट्री एक ही चीज है, एंड दैट इज 3। अच्छा जनाब, इसके अलावा आपके पास किसी भी एक लेवल पर या डेप्थ एल पे जो है, आपके पास कितनी नोड्स हो सकती हैं। तो इसका फॉर्मूला है 2 रेज टू द पावर एल या लेवल। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप कह रहे हैं ये लेवल 2 है, तो ये लेवल 1 है, ये लेवल 0 है। तो 2 रेज टू द पावर 0 हो गया आपके पास 1। 2 रेज टू द पावर 1 हो गया, यानी लेवल 1 पे दो नोड्स हो गई। और ये है लेवल 2, तो 2 की पावर 2, यहाँ पे 4 नोड्स हो गई। तो किसी भी लेवल एल पर आपके पास कितनी नोड्स होंगी, 2 रेज टू द पावर एल। अ बाइनरी ट्री विद हाइट डी हैज एट मोस्ट 2 रेज टू द पावर d+1 -1 नोड्स। एक बाइनरी ट्री है जिसकी हाइट हमने उसके लिए वेरिएबल लिया है डी। तो उस ट्री के अंदर जिसकी हाइट डी है, इतनी नोट्स हो सकती हैं मैक्सिमम, एट मोस्ट। अगर वो अभी पूरी नहीं रखी हुई है, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हाइट आपके पास क्या है, 3। तो 2 रेज टू द पावर 3+1 का मतलब हो गया आपके पास 4। 2 की पावर 4 16 होता है, 16 - 1 15। तो यहाँ पर टोटल कितनी नोट्स आ सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके चिल्ड्रन 10 11 12 13 14 15। तो 15 आपके पास टोटल ये आ सकती है इस फॉर्मूले से डिटरमिन करके। और ये हमारे पास एक डिफरेंट सीरीज का फॉर्मूला है, जिसमें यहाँ पे 0 से लेके आपके पास एल की वैल्यू 0 से लेके टी हाइट ऑफ द ट्री तक जा रही है। तो 2 की पावर एल, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ठीक है ना। तो इन चारों का जब आप प्लस करेंगे, यानी 1 + 2 + 4 + 8, तो ये कितना हो जाएगा, 15। ठीक है ना। तो इसको अगर आप यूं करके देखें कि डी के आपके पास वैल्यू क्या है, 3। तो 2 रेज टू द पावर d+1, तो ये हो गया 2 की पावर 3+1 यानी कि 4। या 2 की पावर 4 होता है 16 -1 15, और 2 - 1 हो गया 1। तो 15/1 हो गया ये फॉर्मूला आपका। और क्योंकि इस फॉर्मूले को 1 से आप डिवाइड करेंगे तो सेम यही फॉर्मूला आ जाएगा। ये इस तरह का है, जैसे अगर यहाँ पे आप 3 की पावर ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर फिर आपके पास क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। ठीक है। मिसाल के तौर पे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 0 कितना हुआ, 1। 3 की पावर आपके पास है 1 3, और 3 की पावर 2 है 9। तो 9 + 1 और +3 13। ठीक है। तो अगर मैं 0 से लेकर 2 तक जाता हूँ, और हर एक के चिल्ड्रन 3 है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर डी आपके पास कहाँ तक गया था, 0 से 2 तक। तो 2 + 1 हो गया 3। तो 3 की पावर 3 हो गया 27 -1 26। और यहाँ पर आ जाएगा 3। जैसे यहाँ 3 आया, ऐसे यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा। 3 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 2। तो 26/2 आंसर आएगा 13। तो ये एक सीरीज का फॉर्मूला है। जब यहाँ पे 2 होगा तो फिर आपके पास ये फॉर्मूला है, और 3 होगा तो फिर यहाँ पे नीचे इधर 3 आएगा और डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो 2 से कम 1 है, 3 से कम 2 है।
तो इस तरह से इसका हम वैल्यू डिटरमिन करते हैं। हमें नंबर ऑफ नोड्स पता है, तो हम हाइट कैसे निकाल सकते हैं? बहुत आसान है। लॉग ले लेंगे टोटल नंबर ऑफ नोड्स का और उसकी फ्लोर वैल्यू ले लेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास टोटल नोड्स हैं 16, तो 16 का मैं लॉग लूंगा तो 4 आएगा। तो इसका मतलब है इसके 16 नोड्स के लिए मुझे हाइट 4 चाहिए। तो आप देखें हाइट 3 पे तो टोटल 15 आ सकती है। अब अगर एक भी नोड और बढ़ेगी यानी 16, तो लेवल कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है ना? तो आपको ये वैल्यूज की लिस्ट लेनी होगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर यहाँ 15 है, 14 है, तो आंसर 3 पॉइंट समथिंग आएगा आपके पास, 4 नहीं आएगा पूरा। तो उसकी आपको फ्लोर वैल्यू लेनी होगी यानी 3। ठीक है, तो 15 तक आपके पास 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, उसकी फ्लोर वैल्यू 3 हो जाएगी। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हम कैसे डिटरमिन करेंगे और हीप को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे कंप्यूटर में। तो हीप जो है बहुत आसानी के साथ, स्ट्रक्चर तो देखने में आपको इसका ट्री जैसा लग रहा है, लेकिन इसको आसानी आप एक एरे की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर्मूले आपको ये लगाने होंगे कि जो रूट एलिमेंट है ना, वो हमेशा आपके पास फर्स्ट पोजीशन पर होगा। ठीक है। अब किसी भी नोट का अगर आपको लेफ्ट और राइट चाइल्ड स्टोर करके रखना है, तो बस आप उसके इंडेक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर रूट जो है 1 पर है, तो 1 × 2 टू पोजीशन पर लेफ्ट चाइल्ड होगा, और इसमें 2i में +1 कर देंगे यानी कि 3। तो ये होगा इसका राइट चाइल्ड। आप देख लें, 16 का लेफ्ट चाइल्ड 14 और राइट चाइल्ड 10। तो ये एरे की पोजीशन 1 है, ये एरे की पोजीशन 2 है, ये एरे की पोजीशन 3 है। ठीक है, तो इस तरह हम लेफ्ट और राइट चाइल्ड बता सकते हैं। अब अगर सपोज कर मुझे 10 का लेफ्ट और राइट चाइल्ड निकालना है, तो 10 किस पोजीशन पर है? 3 पर। तो 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा, और उसमें एक 1 प्लस कर लूंगा तो 7 आएगा। इसका मतलब है इस पोजीशन के, 3 पोजीशन के जिस पर 10 रखा हुआ है, लेफ्ट चाइल्ड है पोजीशन नंबर 6 पर, और राइट चाइल्ड है पोजीशन नंबर 7 पे, यानी 9 और 3 उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड है 10 के। ये देख ले, 3 का डबल 6 7, 5 का डबल 10, 4 का डबल 8 और +1 ये 9। तो लेफ्ट चाइल्ड होगा 8 पोजीशन पर, राइट चाइल्ड होगा 9 पोजीशन पर। 2 का लेफ्ट चाइल्ड होगा 4 पर, और राइट चाइल्ड होगा 5 पर। अच्छा, अब अगर उल्टा हिसाब करना है, यानी कोई आपको नोड है उसका पेरेंट आपको डिटरमिन करना है, तो आप उसको 2 से डिवाइड कर लें और उसकी फ्लोर वैल्यू ले लें। यानी अगर मुझे 4 का पेरेंट निकालना है, तो 4 ÷ 2 क्या होगा? 2। तो ये आ गया इसका पेरेंट 2 पोजीशन पे। लेकिन अगर 5 का पेरेंट निकालना है, तो वो भी तो 2 होगा ना। तो 5 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? 2.5। लेकिन जब मैं उसकी फ्लोर वैल्यू लूंगा तो वो आएगी 2। ठीक है। इसके अलावा हीप का साइज जो है ना, वो हमेशा कम होता है लेंथ ऑफ एरे से, या बराबर होता है। क्योंकि हीप तो आप आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड कर रहे हैं ना, हो सकता है यहाँ तक अभी एलिमेंट रखे हों, या हो सकता है पूरे रखे हों फिर आपने कोई डिलीट कर दिया। तो हीप का साइज या तो एरे के साइज तक फुल होगा, या फिर उससे कम होगा अगर आपने कोई डिलीट वगैरह किया। और एक और हैरत अंगेज चीज, द एलिमेंट्स इन द सब एरे दिस आर लीव्स। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड करूँ ना, और उसमें 1 प्लस कर दूं, वहां से लेके n तक मेरे पास लीव्स होंगे। ये बड़ी हैरत अंगेज चीज है। अभी देखें आप, 10 एलिमेंट्स है ना, 10 को मैंने डिवाइड किया 2 से, तो आंसर आया 5, उसकी फ्लोर वैल्यू 5 +1 यानी 6। 6 पोजीशन से 10 तक सब लीव्स होंगे। ये देखें, 6 पोजीशन एक लीफ है, 7 लीफ है, 8 9 10 लीफ। ये फॉर्मूले से आप बहुत आसानी से डिटरमिन कर सकते हैं कि किसी भी एरे में लीव्स किन पोजीशंस पर है। अभी इसको आप थोड़ा सा चेंज कर दें, यानी 1 पोजीशन से लेके n/2 तक वो नोट्स होंगी जिनके चिल्ड्रन हैं। n है 10, 10/2 5। तो 1 से लेके 5 तक ऐसी नोट्स होंगी जिसके चिल्ड्रन जरूर होंगे। 1 2 3 4 5 ये ऐसी नोट्स हैं जिसके चिल्ड्रन है। बस n/2 +1 से लेके n तक लीव्स होंगी। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास मैक्स हीप भी होता है, मिन हीप भी होता है। बस मैक्स हीप ही होता है जिसमें पेरेंट की वैल्यू, यानी आई का पेरेंट क्या है? पेरेंट ऑफ आई, यानी 4 एक नोड है, उसका पेरेंट क्या होगा? 4 ÷ 2 2 होगा। तो 2 पोजीशन पे जो एलिमेंट रखा हुआ है, उसकी वैल्यू 4 पोजीशन पे रखे हुए एलिमेंट से या तो बड़ी हो या बराबर हो, तो ये मैक्स हीप होता है। और ये तमाम नोड्स के लिए यही प्रॉपर्टी होगी। ठीक है। और मिन हीप में क्या होगा? स्मॉलेस्ट एलिमेंट एट रूट होगा। हैव द मिन हीप प्रॉपर्टी
और जिसमें आपके पास क्या होगा कि अगर आई एक नोड है, उसका पेरेंट जो है उसकी वैल्यू चाइल्ड की वैल्यू के मुताबिक पेरेंट की वैल्यू कम होनी चाहिए। पेरेंट की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू द चाइल्ड वैल्यू। अच्छा, अब ये क्यों लिखा है एक्सक्लूडिंग द रूट? क्योंकि अगर आप इस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं तो आई जो नोड है उसका पेरेंट निकालेंगे और वो आई रूट हो तो उसका तो पेरेंट नहीं होता। तो इसलिए इन्होंने लिखा है कि लार्जेस्ट एलिमेंट तो रूट पे है, लेकिन ये जो कॉमन डेफिनेशन है ये रूट के अलावा है, क्योंकि किसी भी अगर नोड पे आप उसका पेरेंट तस्वुर कर रहे हैं तो वो उससे बड़ा होना चाहिए। तो वो तो लिखा हुआ है शुरू में कि लार्जेस्ट एलिमेंट रूट पे होगा, लेकिन रूट अगर नोड है आई तो उसका पेरेंट नहीं होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे ये लिख दिया है कि ये फॉर्मूला आई का रूट के लिए नहीं है, रूट के अलावा बाकी नोड्स के लिए है। हमारा ये चैनल है ही कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के एजुकेशन के हवाले से, और यूनिवर्सिटी लेवल कोर्सेज को इसमें हम लोग कवर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया होगा और इस वीडियो को लाइक भी किया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।